बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं। मंडे का आगाज कर चुके हैं। ये अरमला हसन एंड शी इज बैक। यस आई एम बैक। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है। मंडे का नाम और उम्मीद है कि आपने इनको बिल्कुल मिस नहीं किया होगा। ना करें खैर। चले साहब, मंडे का दिन है और मंडे को मंडे ब्लूज के हवाले से मैंने इज़हार यकजहती किया और ये मैंने ब्लू पहना है वेयरिंग ब्लूज। हाँ, क्योंकि ना एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक छुट्टी के बाद आए उसके बाद फिर आपको एक छुट्टी मिल जाए और फिर आपको एक छुट्टी मिल जाए, यानी आपको लॉन्ग वीकेंड मिल जाए, उसके बाद आप मंडे को ऑफिस आना पड़े सुबह सुबह, यानी कि सो लॉन्ग वीकेंड मिल जाए। तो सुबह सुबह आपके साथ यही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेक श्योर करेंगे कि आपका मंडे अच्छा हो, आपका वीक का आगाज अच्छा हो और इसके लिए हम एक्सप्रेस में बिल्कुल। और एक बात मैं हमेशा जो याद करा रहा हूँ वो मैं आज भी कराऊंगा, शॉर्ट टर्म गोल्स मत भूलिएगा। आपने जब 2022 शुरू हुआ था तो कुछ आपने गोल्स रखे होंगे और मैंने कहा था कि उनको शॉर्ट टर्म कर लें, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, किस में नहीं करना है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल्स अपने रखे थे तो जनवरी इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म ही समझे हो गया। तो 1 महीना गुजर चुका है 2022 का, आपके पास सिर्फ 11 महीने बाकी हैं। वैसे जनवरी थोड़ा लंबा नहीं था? मुझे तो जिंदगी मुख्तसर लग रही है आप जनवरी मुझे जनवरी तो लंबा लग रहा था। मुझे अब मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि 2-2.5 महीने से जनवरी चल रहा है। 2-2.5 महीने से जनवरी चल रहा है। अच्छा, इनका तो पता नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं जी। कुछ हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं और प्रोग्राम तो हमने आज कोशिश की है कि अच्छा ही करें, यानी कि कुछ ऐसा करें जिससे आपका वीक अच्छा शुरू हो। एक तो बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं कुछ इस्लामोफोबिया के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मुहिम शुरू की थी और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और शायद पहले रहनुमा थे पूरी दुनिया के और इस्लामिक वर्ल्ड के भी जिन्होंने बड़ा ओपनली इसके ऊपर बात की थी और अब उनकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं। बिल्कुल, और उनकी आवाज रूस से कनाडा तक पहुंच रही है। रूसी सदर के बाद कैनेडियन वजीर आजम ने भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई है और उसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस नफरत को खत्म करना है और कैनेडियन मुसलमानों को एक महफूज माहौल फराहम करना है। और साथ साथ जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का भी ऐलान किया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने कैनेडियन हम मनसब के जो दिलेराना बयान है उसका खैर मकदम किया और अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि दुनिया इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करना होगा। बिल्कुल। कनाडा दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कौमियतों से आने वाले लोग रहते हैं और कनाडा का लॉ भी उनको अलाउ करता है। लेकिन पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि कुछ वाकयात भी हुए थे। एक तो पाकिस्तानी फैमिली के साथ हुआ था जिसमें इस तरह के नाकाबिले फरामोश भी कह सकते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त वाकयात भी कह सकते हैं। तो उसके बाद ये बड़ा अच्छा एक मौक़िफ़ है। इससे पहले जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, वो भी कह चुके हैं। ये दोनों बड़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियात है पूरी दुनिया के अंदर, जस्टिन ट्रूडो भी और व्लादिमीर पुतिन भी, और इनकी जानिब से ये बयानात आना यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। 29 जनवरी को जो क्यूबिक की मस्जिद है, इस पर हमले में 6 नमाजी शहीद किए गए थे। इसका दिन कनाडा में पूरे कौमी साने के तौर पर मनाया गया और बिल्कुल इसके साथ ही अब ये मैसेज भी आया। तो मुझे लगता है कि दुनिया को अब एहसास हो रहा है कि इस्लामोफोबिया एक बीमारी है और इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। क्योंकि इससे पहले भी हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात कर रहे थे तो पूरी दुनिया में जो उनका एक स्टांस रहा है इस्लामोफोबिया को लेकर, वो सबने बहुत ज़्यादा सराहा भी। इनफैक्ट हमारे अपने जो कहने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग ऑपोजिशन समेत बहुत सारे। इमरान खान साहब एक अच्छी बात भी करें, लाइटर नोट पे करते हैं फिर हेडलाइंस की जानिब चलते हैं। इमरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया और एक उन्होंने एयरलाइन का जिक्र किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि सब लोग अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो कि कंपनीज प्रॉफिट्स कमा रही हैं। तो सब लोग, मतलब सारे जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उसके सरकारियों की बढ़ गई, सरकारियों की नहीं बढ़ी, उन्होंने प्राइवेट वालों को कहा है सरकारियों की बढ़ानी चाहिए। वैसे अगर हमें कह रहे तो आप भी बढ़ाएं। मतलब पहले खान साहब तो आप सरकारियों की भी थोड़ी और बढ़ा दें। टैक्स तो लगाए जा रहे थे, टैक्सेस देते हैं और दूसरी जानिब खैर प्राइवेट उन्होंने कंपनीज को कहा और कुछ कंपनीज ने ऐलान भी किया कि हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, गुड, अच्छी बात है। अल्टीमेटली ब्रेक नहीं, हेडलाइंस। मुल्क में सियासी पारा हाई। सिंध और वफाक में अपोजिशन जमातों के कबल अज वक्त हुकूमत को घर भेजने के ऐलानात। कोई हिकमत अमली, ना ही कोई वाज़ेह प्लान। पार्लियामेंट में शिकस्त खुर्दा अपोजिशन के हुकूमत के खात्मे के लिए सड़कों पर बड़े बड़े दावे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की आवाज दुनिया की आवाज बनने लगी। रूस के बाद कैनेडियन वजीर आजम ने भी इस्लामोफोबिया को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कोरोना वबा काबू से बाहर हो गई। पाकिस्तान में हर 100 में से 13 अफराद कोरोना से मुतासिर। अवाम ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर।
जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स तो हैं ही, सियासत में भी बात होगी। नॉर्मली हम बड़ी खबर में सियासत में बात करते हैं, लेकिन चूंकि कोविड के हवाले से बहुत ज्यादा एक तशवीश पाई जा रही है, तो बड़ी खबर में आज कोविड के शादियों पे नहीं जाना चाहिए लोगों, है ना? हाँ, नहीं जाना चाहिए। जी बड़ी खबर में बात करेंगे कुछ कोरोना वबा के हवाले से। तो 5वीं लहर हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत पकड़ रही है। टेस्ट कम होने के बावजूद यौमिया केसेस 8000 के करीब पहुंच चुके हैं और अमवात में भी, जो शरह अमवात है उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। कोविड के फाइल केसेस की तादाद 1 लाख से बढ़ चुकी है, जिनमें से 1445 मरीजों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इस वक्त मुल्क में अगर बात की जाए तो कोरोना के फैलाव की शरह 13% तक पहुंच गई है। मतलब ये कि हर 100 में से 13 शहरी कोरोना का बिल्कुल टेस्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो मुल्क के किसी भी हिस्से और किसी भी शहर में जो कोरोना SOPs हैं उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से भी सख्ती ना होने के बराबर है, जबकि हुकूमती ऐलानात भी सिर्फ चैनल्स और न्यूज पेपर्स तक ही महदूद हो चुके हैं। कोविड के बढ़ते खतरात से तो आगाह किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पर कोई चीजें देखने में नहीं आ रही। मुआविन खुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान भी कोरोना के मजीद केसेस बढ़ने के हवाले से कह रहे हैं और कहते हैं कि जो कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हुआ तो हंगामी सूरत हाल भी हो सकती है। बिल्कुल, ये क्यों हो रहा है? डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राह शोबा वबाई अमराज के, आप इनका तज्जिया और हेल्थ एडवाइजेस सुनते रहते हैं हमारे शोज में। आज भी हमने उनको इन्वाइट किया। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि ये कोविड का शिफ्ट हम क्यों देख रहे हैं? पहले कराची में बहुत ज्यादा हाई थी इसकी रेशो, अब हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, मुजफ्फराबाद, समहाउ ये जो पहाड़ी बेल्ट हमारी बनती है, मुझे ऐसा लगता है ये इसमें ज्यादा हो रहा है। ये शिफ्ट क्यों है इन केसेस के अंदर? वालेकुम सलाम। सो देखिए, ये शिफ्ट एक्सपेक्टेड था और ये हमने इससे पहले के 2 वेव्स में भी ये देखा है। अगर आपको याद पड़ता है, हमारी जो तीसरी लहर थी उसके अंदर पहले पंजाब के अंदर केसेस थे, फिर वो सिंध के अंदर वही केसेस फिर सिंध में आना शुरू हो गए थे, और फिर उससे पहले लहर में पहले सिंध में केसेस आए थे, फिर पंजाब में आए। और यही होता है कि वो एक जगह से शुरू होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी मुल्क में फैलना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर फैसल, ऑब्वियसली हमने पहली वेव्स में देखा था कि जब भी केसेस की शरह में इजाफा होता था, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिए जाते थे, दीगर चीजों को किया जाता था। इस बार भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस तो कर रही है, मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज भी बना रही है। आपको लग रहा है कि ये तमाम तो पॉलिसीज इतनी इफेक्टिव हैं जिस हिसाब से कोविड के फैलाव में इजाफा हो रहा है? सो देखिए, इस दफा आई थिंक जो ये वाली लहर की खासियत ये है कि बहुत तेजी से फैला है। जिस रफ्तार से बढ़ा है, आई थिंक उस रफ्तार से हमारी पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आ पाई है। अलबत्ता ये जरूर है कि एटलीस्ट जो बड़े बड़े गैदरिंग्स थे वो अब थोड़ा सा कम होना शुरू हो रहे हैं, और जैसे ही कम होना शुरू होंगे, जितनी भी छोटी छोटी चीजें करें, इसके फैलाव में थोड़ी कमी आती है। ठीक है, और जिस तरह आपने कहा कि ये शिफ्ट एक्सपेक्टेड था, इस शिफ्ट को देखते हुए क्या एज अर्मला सेड हमारी पॉलिसीज में भी कोई तब्दीली चाहिए? ज़्यादा एग्रेसिवनेस चाहिए हमारी पॉलिसी में? चूंकि जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं वो ये कहते हैं कि अगर मामला ज़्यादा ख़राब हुए तो ज़्यादा हंगामी सूरत हाल हो सकती है। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल हंगामी सूरत हाल, चूंकि नौशहरा में 47% रेशो है कल की रिपोर्ट के मुताबिक। जी, तो देखिए, वही है, ऑलरेडी अगर आप NCC की हिदायत देखें तो वो यही कहते हैं कि आपके जो एहतियात तदबीर हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके उधर रेशो कितना है। जहाँ रेशो ज़्यादा है वहाँ पे आप ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, जहाँ रेशो कम है वहाँ पे कम सख्ती कर रहे हैं। एंड वही बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद ही थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज ये वायरस इंसान से इंसान ही फैलता है और कोई तरीका है नहीं इसका फैलने का। बिल्कुल डॉक्टर फैसल, जैसे आपने खुद भी कहा कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में हमें बिल्कुल भी कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। पब्लिक गैदरिंग्स हो, शादी ब्याह हो, दीगर मामलात हो, उसी तरह से तमाम तर सिचुएशन है। आपको लगता है कि क्या रीजन हो सकती है जो लोग पहली 2-3 वेव्स में थोड़े सीरियस हमें फिर भी नजर आए थे एज कम्पेयर टू दिस वन? क्या इसमें जो वो एक के लिए जो डेथ रेशो है वो कम होने की एक रीजन हो सकती है, या इसकी सीरियसनेस या सिवियरनेस के हवाले से लोग थोड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं हमें ज्यादा? जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो बिल्कुल यही है कि ये जो लोगों का रुझान है कि ये बहुत ही माइल्ड बीमारी है, ये लग के खत्म हो जाए, और डेथ रेशियो कम है। मगर प्लीज इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये कि इवन दो हम कहते हैं ये माइल्ड है फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट, माइल्ड कोविड का मतलब होता है कि आपको
हॉस्पिटल की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर बीमारी जो है उसकी शिद्दत काफ़ी होती है। लोगों को तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द और अच्छी खासी तबीयत इसमें ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि लोगों का ये सोच है कि अगर लग के ख़त्म हो जाए बस, ताकि वह आगे जाके जान छूटे, मगर ये भी सच नहीं, बिकॉज हमने तो अब लोगों को देखा जिनके 2 दफ़ा तो इन्फेक्शन, 3 दफ़ा भी इन्फेक्शन हो चुके हैं वैक्सीनेशन के बावजूद। अच्छा, ये जो आपने बड़े पॉइंट नुकता उठाया कि 2 से 3 बार, और कुछ लोगों को 1 बार हुआ और फिर नहीं हुआ, ये जिन लोगों को 2 से 3 बार हो रहे हैं उनमें से काफी लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, इसका ताल्लुक मेडिकली स्पीकिंग क्या उनकी इम्यूनिटी से है डॉक्टर साहब, या फिर इस जो वायरस है इसकी सख्ती से है? दोनों, इम्यूनिटी से भी हो सकता है, वायरस की सख्ती से भी होता है। याद रखें जितना भी आप एक्सपोज होते हैं इतना चांस है कि आपको इन्फेक्शन लग जाएगा। तो अगर आप कैसे ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वायरस है, फॉर एग्जांपल कैसे ऐसी दावत में जिसमें 3, 4, 5 लोग इन्फेक्टेड हैं, उनको पता ना हो इन्फेक्टेड है वो, तो फिर आपको लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बुनियादी वजह ऐसी वैसे फैला रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी है कि हमने देखा तकरीबन अभी मेरे पास फिगर आ रहे थे रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक 29 अफराद जाँ बख्श भी हुए और 7,978 नए मरीज हैं। तो इसका मतलब है जो डेथ टोल है, जो रेशो है वो भी बड़ी है, मतलब 5, 7, 8, 10 पे आगे भी थी, और वो भी गालिबन वो पेशेंट्स थे जो या तो उम्र में ज्यादा थे या उनको कोई और बीमारी थी। लेकिन अब ये रेशो जो डेथ की है वो भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है, और क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि ओमिक्रॉन भी जानलेवा है उतना ही है जितने पहले वेरिएंट्स थे? ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। सो हमारे जो एडमिशन है वो हर हफ्ते ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं एट दिस पॉइंट। अगर आप और अमेरिका में देखें फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो डेथ की जो शरह है वो पिछले वेव से भी ज्यादा बढ़ गई है, इवन दो सब ओमिक्रॉन ही है उनके पास। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से अब ऑब्वियसली आपने पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, कुछ की बूस्टर डोजेस भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है जो गवर्नमेंट का टारगेट है वैक्सीनेशन को लेकर कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के हवाले से, उस टारगेट को अचीव करने के करीब हैं हम? अभी तो करीब नहीं है, बिकॉज वी नो के ओमिक्रॉन के साथ खासियत की खास बात यह है कि 2 डोज के साथ बूस्टर लगाना बहुत जरूरी है। बूस्टर लगाने के बाद आपकी अमात की शरह वो ऑलमोस्ट 90% कम हो जाती है। तो यानी और हो ये रहा है कि अक्सर जो मैं लोग देख रहा हूँ उनको जो कोविड हो भी चुका होता है, उनसे बूस्टर का पूछें तो कहते हैं वो कि हाँ अभी बस लगाने वाले थे और फिर उनको कोविड हो गया। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बिल्कुल जो भी मौका मिल रहा है फटाफट जाके लगा लें बूस्टर, इंतजार ना करें प्लीज कि हम देखेंगे वीकेंड पे लगाएंगे या बाद में लगाएंगे। ठीक है, और इन दी एंड मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि एज ग्रुप्स के हवाले से आप क्या, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, आप हमें जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं यानी कि बच्चों से लेकर बड़ों तक और ज्यादा उम्र के लोगों तक, क्या एहतियात आप तफवीज करेंगे कि इससे हम बचें, और कम से कम अगर खुद नहीं भी बचें तो अपने आसपास के लोगों को बचाएं, कम से कम कैरियर ना बन जाए इसके? बिल्कुल, तो एहतियात एग्जैक्टली वही है, यानी कि मास्क पहनना एंड मास्क सही से पहनना, यानी कि पूरा नाक और मुंह को मुस्तकिल कवर करना, खासतौर पर बातें करते हुए या खांसते हुए, और फिर ऑब्वियसली ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे दूसरों को ये आप इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, एंड देन वैक्सीनेशन। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग कोविड की सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट्स भी दी हैं और एहतियात भी बताई। हम भी अपने शो में बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपको एहतियात बताते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम सब अपने इर्द गिर्द ये देख रहे हैं कि हम जो मास्क है उसका इस्तेमाल नहीं करें, SOPs को फॉलो नहीं करें, और यही सिचुएशन की वजह से कोविड के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो। और कराची में इस वक्त एक धरना जमात इस्लामी का खत्म हुआ तो PSP का शुरू हो रहा है। दूसरी जानब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सरगोदा में शानदार जलसा आम किया, बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लेकिन आवाम जिस तरह से वहां पे इकट्ठी थी, और कसर यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप देखिए माशाल्लाह इर्द गिर्द किसी ने शाह साहब समेत मास्क नहीं पहना हुआ। तो एक जानिब गवर्नमेंट आवाम को कहती है कि एहतियात करें, मीडिया को कहती है कि आवाम से क्या एहतियात करें, खुद आप करते नहीं हैं, और हम क्लासिक एग्जाम्पल्स बना रहे हैं कि हम एक लापरवाह कौम है, और फिर जब पानी सर से गुजर जाता है अमवात बढ़ जाती हैं, केसेस बढ़ जाते हैं, फिर हम एक दूसरे को बुरा भला जो इल्जाम है वो इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। चलें जनाब, एहतियात करें, हम यही कहते हैं, खुद को वैक्सीनेटेड रखें, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कुछ मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल की, क्योंकि अलसुब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि सियासत में क्या हो रहा है। सिंध की बात सबसे पहले, और सिंध में भी बल्दियाती निज़ाम की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और अपोजिशन जमातों के दरमियान इस वक्त जो माजा आई है जी वो बढ़ती जा रही है। कराची में जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं वो बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इनफैक्ट सरापा एहतजाज नजर आती हैं। जमात इस्लामी के धरने का जिक्र हमने पहले भी किया, उनसे हुकूमत का एक मुआहिदा तो हो गया, लेकिन अब इस पर अमल दरामद का इंतजार है। दूसरी जानिब अगर सिंध की दीगर बड़ी
जमातों की हम बात करते हैं तो उन्होंने इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया है। उनका एहतजाज जारी है और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कुछ बात की थी PSP की, जिन्होंने बल्दियाती एक्ट के खिलाफ फवारा चौक गवर्नर हाउस के करीब रेड जोन में धरना दे दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने भी बल्दियाती कानून को नामंजूर करार देते हुए उसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर असद उमर साहब ने 27 फरवरी को होने वाले जो घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च है, इससे एक दिन पहले यानी कि 26 फरवरी को मार्च करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 27 को आप आएंगे, 26 को हम आएंगे, और यह भी दावा किया है कि सिंध 14 साल से जारी जो सिंध सूबे के अंदर डाकू राज है उससे हम सिंध की आवाम को निजात दिलाएंगे। 2023 में PTI सिंध में हुकूमत बनाएगी, ये भी कहना है उनका। साथ साथ जी वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि मुखालिफिन के कहने पर 2001 का बल्दियाती निज़ाम किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे और बल्दियाती कानून पर किसी भी जमात की गलत फरमाइशें पूरी नहीं होने देंगे। सिंध की अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी की हुकूमत को घर भेजने की कोशिशें कर रही है तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी PTI की वफाकी हुकूमत के खात्मे के लिए बड़े बड़े ऐलानात भी कर रहे हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर PTI की हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए ऐलान किया कि इस्लामाबाद पहुंचकर कठपुतली हुकूमत को घर भेजेंगे, जबकि PTM के हवाले से आपको बताएं तो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंचकर अपना टारगेट हासिल करेंगे। दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत को कैसे घर भेजेंगी और क्या तरीकाकार होगा, ये अभी अपोजिशन जमातों के हवाले से आपको खुद भी नजर आ रहा है कि वाज़ेह नहीं है और बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं लेकिन इस वक्त शदीद तकसीम का शिकार है। जी बिल्कुल, और इसी सारी सूरत हाल पे बात करनी है हमने। मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं और उनसे हम पूछते हैं। मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर। आप ये बताइए सबसे पहले कि एक जानिब अपोजिशन और खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी इतने बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारी आज रोजनामा एक्सप्रेस की हेडलाइन है कठपुतली को घर भेजकर दम लेंगे, और कल उन्होंने कहा कि अब इसको निकालने का वक्त आ गया, हमला करने का वक्त आ गया। और दूसरी जानिब सेनेट में या जहां भी कानून साजी की बात है तो हुकूमत बड़ी आसानी से कामयाब हो जाती है और कानून साजी करा लेती है। इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? ये ड्यूअल फेस अपोजिशन कब तक क्यों जारी है? क्यों वो एक अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज पर नहीं आ पा रहे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको और आपके तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और खास तौर पे जो आपने सवाल किया, आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरे ख्याल में सेनेट के अंदर जो कुछ भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ज्यादातर लोग जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम ले रहे हैं कि बीइंग द ऑपोजिशन लीडर इन द सेनेट, उनको कम से कम वहां पे होना चाहिए था वोटिंग के दौरान, और अगर वो पहुंच नहीं सके वहां पे तो सारा कसूर जो है वो उनका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से लेटली जो कार्ड खेले गए हैं उनकी जानिब से, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो मेरे पास चंद इतलात है, एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। खास तौर पे जो उन्होंने दिलावर खान ग्रुप के साथ हाथ मिलाया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई है सारे मामले के अंदर। दूसरी बात यह कि खुर्शीद शाह साहब ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी 27 फरवरी को जो हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो हुकूमत को घर भेजने के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन की कोई भी तहरीक, मैं खास तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं तो लगता है ऐसे ही है कि शोर ज्यादा है लेकिन एक्चुअली कोई ठोस प्लान नहीं है कि इस हुकूमत के खिलाफ क्या करना है। तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कतई कलामी की माजरत, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये प्लान वो कर नहीं पा रहे या करना चाह नहीं रहे, यानी कि कैपेसिटी नहीं है या विलिंगनेस नहीं है, तो आप इस पे क्या तज्जिया देंगे? मेरे ख्याल में कैपेसिटी तो मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान कोई नए सियासतदान है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर वो कई दहाइयों से सियासत करते आ रहे हैं। कैपेसिटी मौजूद है लेकिन मेरे ख्याल में विल मौजूद नहीं है। विल किस हद तक इनका रिकॉर्ड खराब है। PDM पहले भी कितनी दफा डेटे दे चुकी है, मरियम नवाज कितनी दफा तकरीरें कर चुकी हैं, कितनी दफा तारीखें दे चुकी हैं, बस जी 15 दिन रह गए हैं, 1 महीना रह गया है। और जनवरी, पिछले साल उन्होंने कहा था जी जनवरी का महीना नहीं क्रॉस होगा, फरवरी नहीं आने देंगे, इस तरह की बड़ी बातें हुई हैं लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं हो सका। तो इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत खराब है। और चाहे 27 फरवरी हो या 23 मार्च हो, कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लगती कि इनके पास कोई ऐसी चीज है जो अपनी पोटली में से निकाल के आवाम को दिखाएंगे और कहेंगे जनाब हमने परफॉर्मेंस दिखा दी। ठीक है। अच्छा मंसूर, ये जो लॉन्ग मार्च धरनों का ट्रेंड है, ये हुकूमत का एक ट्रेंड कह लें कि इन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, सड़कों पर आना और फिर लॉन्ग मार्च करने, सारी चीजें। अब पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को कर रही है, PDM ने 23 मार्च को, महंगाई का एक वो जो कह लें उन्होंने बेस बनाकर लॉन्ग मार्च करना है। आपको लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी सुबकी इन लोगों को होती है उसके बाद सड़कों पर आना, वहां पर एहतजाज करना, धरने देना, इनको कुछ इस बात का हासिल वसूल होगा? जबकि हमने ऑपोजिशन के हवाले से पहले भी बात की है, बहुत तकसीम का शिकार हमें नजर आती है।
देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप पिछले 5 साल की सियासत पाकिस्तान की उठा के देखें तो किस धरने से अभी तक कोई हुकूमत गई है? कोई हुकूमत नहीं गई। हाँ, ये है, आपका एक पावर शो होता है, आप एक पॉलिटिकल डिस्कशन के अंदर जो है वो एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। आप इससे ज्यादा कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि जी इस्लामाबाद आके लॉन्ग मार्च करके धरना दे के हम इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये इनकी खामख्याली है, ऐसा कथित तौर पर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे टॉक शोज के अंदर जो है वो हम इसको बैठ के डिस्कस करना जरूर शुरू कर देंगे, लोग इनकी बातें सुनेंगे, लेकिन आम आवाम जो आज महंगाई से तंग आई हुई है, जो परेशान है, अगर वो ये समझते हैं कि जी इसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलेगी और आवाम के बलबूते के ऊपर आके हम इमरान खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे, फिलहाल आज की तारीख जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि धरनों से हुकूमतें नहीं जाती, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि धरनों के नतीजे में जो कुछ लाए अमल बन जाते हैं या कुछ नजरियात बन जाते हैं, वो बड़े डैमेजिंग भी होते हैं सियासी जमातों के लिए। आपको नून लीग के दौर में तहरीक लब्बैक के धरने याद होंगे, इसी तरह पीटीआई के धरने याद होंगे। एक नैरेटिव ऐसा बना दिया गया था जो जिसने बहुत हद तक एक रोल प्ले किया कि नून लीग को जो अवामी पजीराई है उतनी नहीं मिली इंतखाबात के अंदर जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस वक्त पीटीआई चूंकि ऑलरेडी बहुत बड़े अवामी प्रेशर के अंदर है महंगाई को लेकर या माशी मुश्किलात को लेकर, उस पर ये जो पॉलिटिकल अटैक्स मैं इसको कहूंगा धरनों की सूरत में या फिर लॉन्ग मार्चेस की सूरत में, आपको लगता है कि ये मजीद डेंट डालेंगे गवर्नमेंट की पोजीशन को, या प्राइम मिनिस्टर का जो अपना जुमला है कि घबराना नहीं है, वो उसके ऊपर फर्म रहते हुए अपने मामलात चलाते रहेंगे, जैसे कि बज़ाहिर लगता है कि वज़ीर आज़म को कोई फिक्र नहीं है, वो समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? मेरा ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है और मैंने जितना पहले कहा था कि हाँ, आप एक पॉलिटिकल डिस्कशन के मेन कोर्स के अंदर जरूर आ जाते हैं, आप डिस्कशन के अंदर डिबेट के अंदर जरूर आ जाते हैं, लोग आपको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एज फार एज इमरान खान साहब इज कंसर्न, मैं नहीं समझता, वो जिस तरह खुद कहते हैं कि जी घबराना नहीं है, तो मैं भी नहीं समझता कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी घबराने वाले हैं। हाँ, अलबत्ता उनकी काबीना के बारे में, उनके जो क्लोज किचन कैबिनेट है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें कई जो है वो फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली दफा सियासत कर रहे हैं, पहली दफा मिनिस्ट्रीज मिली हैं, वो जरा जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन एज फार इमरान खान साहब की बात है, मानना पड़ेगा इस बात को कि एक साबका स्पोर्ट्समैन रहे हैं, नर्व्स उनकी बड़ी स्ट्रांग है, वो इतनी जल्दी नहीं घबराते। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट हो, मुझे आज भी याद है 126 दिन का धरना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया था, तो नून लीग में परेशानी थी, उनको इस बात का डर था कि हमारी हुकूमत जा सकती है, लेकिन फिर भी हुकूमत नहीं गई। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट हो इस्लामाबाद के अंदर, और अगर कोई आके डी चौक के ऊपर या इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर आके बैठ जाए तो सिटिंग गवर्नमेंट के लिए परेशानी तो होती है। ठीक हो गया मंजूर। सिंध बल्दियाती निज़ाम पर सूबाई हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान अगर हम देखें मुआहिदा तो हो गया है, लेकिन अपोजिशन की जितनी बड़ी जमातें हैं वो ये मुआहिदा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और एहतजाज के हवाले से भी उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल फर्म है। क्या ये जो अपोजिशन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत को जो ये जो बल्दियाती एक्ट है इसके खिलाफ टफ टाइम देने पर मजबूर होंगी या वापस लेने पर मजबूर कर पाएंगी हुकूमत को? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इस बात का कायल हूं कि कोई भी इलेक्शन प्रोसेस हो, जिस तरह अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी हमने बात की, उस पर भी काफी डिबेट हुई। मैं हमेशा समझता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप जब तक उन सबको एक जगह पे बिठा के रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड नहीं करते, जिसमें सारे ही मुत्तफिक क्यों ना हो, तब तक उस इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं कहा जा सकता। चाहे सिंध का मामला हो, जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब तक आप एनक्यूएम को, पीएचपी को, ये तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकल सीन के अंदर सिंध के, जब तक आप उनको राजी नहीं करते और वो भी एग्री नहीं करते, तब तक आप किसी भी प्रोसेस को फेयर एंड फ्री नहीं कह सकेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक जमात इस्लामी के साथ अपने मुआहदे जरूर कर ले, लेकिन आपको ये नोट करने की जरूरत है कि आज अगर सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात कोई मौजूद है सिंध के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, और जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होते, इस बल्दियाती इंतखाबात के प्रोसेस को जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकेगा। ठीक है, तो ये हुकूमती रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम श्योर आपने इस पर डिस्कस भी किया होगा अपने शोज के अंदर कि एक जानिब अपोजिशन डेट देती है कि हम 27 को आएंगे, हुकूमत कहती है हम 26 को आएंगे। ये तो ऐसा है कि ये तो इंतजामी जो मशीनरी है वो मफलूज करने के मुतरादिफ है। माना कि सिंध में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, लेकिन बहरहाल विफाक में उनकी हुकूमत है और ब्यूरोक्रेसी विफाक के तहत चलती है। तो खुदा न खास्ता अगर कहीं कारकुनान का टकराव हो जाता है, 2 मार्च आमने सामने आ जाते हैं, तो ये तो सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जाने मामला जा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एब्सोल्युटली एग्री, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसमें पॉलिटिकल गिमिक्री जो है, मैं उसे जरूर कहूंगा कि एक बड़ी वॉर, यानी कि अगला जो इलेक्शन होना है उससे पहले तमाम जो जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं वो अपने आप को रेलिवेंट करना चाहती हैं, वो आवाम को बताना चाहती हैं कि देखिए हम आपकी आवाज बन के बाहर निकले हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप इन तमाम बातों के ऊपर जाके आम अफराद से बात करें, आम लोग जो जॉब पे जाते हैं
स्टूडेंट्स हैं, सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, आप अगर उनसे जाके गुफ्तगू करें, वो इन तमाम मामला से कितना को अपने आप को पीछे कर चुके हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये भी समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हमने जाके वोट भी नहीं डालना, वो इतने डिस्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल में ये ज्यादातर इसका ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल गिमिक्री के साथ ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ आवाम को ये बताना, स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये बताना कि जनाब हम मौजूद हैं, हमारी भी एक सियासी जमात है, हमारा भी एक पॉलिटिकल लीडर है और देखें इसकी तकरीरें सुनिए ये क्या कह रहा है। लेकिन ये आम आवाम के साथ कितना कनेक्टेड है, मेरे ख्याल में उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बहुत खतरनाक बात भी है। अच्छा, ये जो मैंने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की बात की थी, इसमें भी हमेशा की तरह कुछ ऐसा हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब गायब हो गए और हुकूमत ने तो बाकायदा शुक्रिया अदा कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा तौर पर इस पर स्टेटमेंट भी दी, जो कि वजीर इत्तलात हैं। तो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का गायब हो जाना और फिर एक आध वोट से फैसला हो जाना इतने अहम मामले के ऊपर, ये महज इत्तफाकिया है मंसूर अली खान, या आपको लगता है कि नहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? मेरे ख्याल में मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कौम को इस बात की कि हमेशा हम ये कहते रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो सेम पेज के ऊपर है। हमें इस मरतबा कहना पड़ेगा कि एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और ऑपोजिशन तीनों सेम पेज के ऊपर है और तीनों ने मिलकर फैसला किया कि जनाब हर सूरत ये बिल पास करना है। और उससे नजर भी आता है, मतलब मिसाल के तौर पे एमपी के जो साहब थे, जो सेंटर थे, वो वोटिंग के दौरान उठ के बाहर चले गए। अगर वो मौजूद रहते तो वोटिंग का पैटर्न चेंज हो सकता था। यूसुफ रजा गिलानी साहब 5 घंटे की मुसाफत के ऊपर थे, वो चाहते तो गाड़ी में बैठ के सफर करके आ सकते थे, नहीं आए। तो मैं इस पूरे प्रोसेस से ये लगता ये है कि कहीं ना कहीं मैच जो है वो फिक्स था। ऑपोजिशन की मजबूरी के ऊपर मैं चाहता हूं आप जरा इस पे भी हमें कमेंट करें, क्या मजबूरी है? आप तो बराह रास्त आपकी बात होती है लोगों से, तो क्या मजबूरी है जी ऐसी? अब तो 3-3.5 साल गुजर गए, तहरीक इंसाफ वैसा परफॉर्म भी नहीं कर पाई जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अब तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उनकी फेवर में, उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने क्रूशियल टाइम के ऊपर वो ऑपोजिशन के जो लोग हैं अपना स्टैंड बरकरार नहीं रख पाते एंड दे हैव टू गो आउट ऑफ द फ्लोर? मेरा ख्याल में मैं इसकी मिसाल जो है वो आपको इसी तरह ही दूंगा कि क्लास का एक बच्चा था, बहुत शरारती था, सही तरह पढ़ता नहीं था, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। उससे जब भी सवाल किया जाता था तो वो यही कहता था कि मुझे टीचर अच्छी नहीं मिली, मुझे टीचर बहुत सख्त मिली है, वो सारा वक्त मेरी तरफ ही ध्यान देती है, मुझे ही डांटती है। लेकिन अब उस बच्चे को मेरे ख्याल में 2.5-3 साल के बाद इस बात का एहसास हो गया कि मुझे क्लास की टीचर के साथ बना के रखना पड़ेगा, अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा, टीचर जो होमवर्क देंगी मुझे वो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आज की ऑपोजिशन पार्टियां भी जो है इस बात को समझ चुकी हैं कि हमें टीचर के साथ जो है अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और इन दी एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत बड़ा भौचाल आएगा, लेकिन साबका तमाम बड़े बड़े मसाइल की तरह ऐसे लगता है तहरीक इंसाफ हुकूमत इस रिपोर्ट को भी पसे पुश डालते हुए आगे निकल गई है। क्या वाकई आगे निकल गई है या ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं जाके आगे हुकूमत को तंग करेगी उनके एहतसाब के बयानिए पे? आखिरी सवाल। नहीं, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बिल्कुल तंग करेगी। अभी जैसे ही इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू होगी तो आप देखिएगा कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं बार बार इस रिपोर्ट को स्टेज के ऊपर चलाएंगी। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जलसे किया करती थी तो मरियम नवाज की वो एक तकरीर बार बार चलाते थे कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो इसी तरह इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो ऑपोजिशन बार बार इसको जो स्टेज के ऊपर जरूर लहराएगी। लेकिन वो दोबारा वही मेरा सवाल है कि आम आवाम कितनी कनेक्टेड है ऐसी रिपोर्टों के साथ या ऐसी कैंपेनिंग के साथ, इसके ऊपर जारी बात है। हम मेरे ख्याल में 1 घंटा भी डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान के, आपने अर्ली हमें ज्वाइन किया, मुल्क की सियासत पे अपना तजिया दिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं अब कुछ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की, जिसकी धमाकेदार किस्म की, क्या कहना चाहिए, एक जंग जारी है टीम्स के दरमियान। मैचेस हो रहे हैं और ये मैचेस कराची में जारी हैं, रोशनियों के शहर में। 7 का 7वां मैच आज खेला जाएगा जिसमें मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज के मैचेस की अगर बात करें तो जीत का रंग लाल है और वो लाल रंग नजर आया जबरदस्त तरीके से। इस्लामाबाद यूनाइटेड और जल्मी आमने सामने आए, जिसमें यूनाइटेड ने पेशावर जल्मी को 9 विकेट से शिकस्त दे दी, जबरदस्त चेस किया स्कोर। पेशावर जल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन का टारगेट दिया था, जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस हदफ को सिर्फ 16 ओवर के अंदर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। और दूसरी जानिब जो रिवायती हरीफ हैं लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, इनके दरमियान भी मुकाबला हुआ। यू मस्ट बी हैप्पी बिकॉज़ लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के 7वें एडिशन के छठे मैच में लाहौर कलंदर्स की जो फखर जमान है, उन्होंने शानदार सेंचुरी की बदौलत कराची किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स की जानिब से दिया गया 171 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और फखर जमान ने 106 रन बनाकर कमाल कर दिया। और कल के मैच की हाईलाइट, वैसे हम डर गए थे जब वहाब रियाज गिरे, स्लिप हुए, ऐसा लगा कि खुदा न खास्ता कोई बड़ी इंजरी ना हो जाए, लेकिन रिकवर किया उन्होंने। खैर, हमारे साथ मिर्जा इकबाल साहब मौजूद है, नन अदर देन क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं
कि वो कैसे देख रहे हैं मैचेस को और क्या समझ रहे हैं कि वो थ्रिल वापस आ गई है पीएसएल वाली में। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सबसे पहला सवाल, ऑफ कोर्स वर्स्ट परफॉर्मेंस कराची किंग्स की, उनका रन रेट इतना बुरा नहीं है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एज फॉर दी जीत इज कंसर्न बिल्कुल अच्छी नहीं है। सबसे महंगी टीम, सबसे बड़ी टीम, पाकिस्तान के नेशनल कैप्टन, उसके कैप्टन, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे कराची किंग्स की परफॉर्मेंस को लेकर मेरे साथ? सुबह खैर इमरान, आपको भी और अरमला को भी, और सब हैरान है कि यके बाद दूसरे 3 शिकस्त हुई है कराची किंग्स की टीम को। और कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस है, हालांकि कप्तान, आपने सही कहा, कप्तान तब्दील हुआ है, लेकिन लग यही रहा है इमरान कि उनकी टीम जो है सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम और शर्जील खान की बैटिंग पर ज्यादातर इन्हिसार है। एक तो उनकी बैटिंग जो है वो मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, दूसरी चीज उनकी बॉलिंग जो है बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कमजोर तरीन बॉलिंग में तब्दील हो चुकी है। सिवाय इमाद वसीम के पहला मैच तो वो नहीं खेले, गुज़िश्ता 2 मैचेस खेले, लेकिन उनके बॉलर्स भी बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। कोई इतना बड़ा नाम नहीं है बॉलिंग में। आमिर जो है वो अनफिट हो गए, पता नहीं वो अनफिट हैं या नहीं है, क्योंकि आमिर ने एतराज किया था, उनकी कैटेगरी को चेंज कर दिया गया था, फिर उसके बाद उन्हें फिटनेस प्रॉब्लम हो गई। उनके प्रेसिडेंट वसीम अकरम ने कल मीटिंग की अपनी टीम के साथ, टीम ओनर के साथ मिलकर कि क्या स्ट्रेटेजी प्लान किया जाए, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुझी बुझी, बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आ रही है कराची किंग्स की टीम। और ये लम्हा फिक्रिया है उनके लिए कि जो टीम एक जमाने में मजबूत टीम होती थी, जिसने 2020 का टाइटल जीता था, वो अब जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आ रही है। लेकिन एक और चीज जो खास बात है, अब तक जो 6 मैचेस हुए इमरान, उसमें जो देखने में आई है कि जिस टीम ने भी बाद में हदफ का ताक़ुब किया वो जीतने में कामयाब है। जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो टाइटल, वो उसको टोटल को डिफेंड करने में नाकाम रही है। ये भी है विकेट कराची, नेशनल स्टेडियम कराची की बैट्समैनों के लिए आइडियल विकेट है। आप देखेंगे 206 पे 206 रन स्कोर हो रहे हैं, 190 पे 191 रन स्कोर हो रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी आइंदा जो आगे जाएगा, अभी तो 6 मैच 10 मैच और बाकी है कराची में, बिल्कुल तो मैचेस आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये विकेट और फ्लैट होती जाएगी और रन्स की बरसात यहाँ पर और होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरे साथ दूसरी जानिब लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन, पहली विक्ट्री, कैसे देखते हैं आप इसको? गलती से जीत गया मिर्जा साहब। अब ये सवाल गलती से नहीं जीता, अब ये सवाल लाहौर कलंदर से जीता है, फखर जमान को देख। अच्छा मिर्जा साहब आप अपना कमेंट करें, उनकी कराची किंग्स आ रही जी, मिर्जा साहब आप कमेंट करें, आप लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर की टीम में पहले भी कहता रहा हूँ, ऐसी टीम है जो अपने मद्दाहों को, अपने चाहने वालों को बहुत टेंशन है, कभी खुशी कभी गम। और आज देखिए पहला मैच 190 करके हार गए। और कल के मैच में भी आखिरी ओवर तक चला, वो तो दुआएं दे फखर जमान को कि जिसने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। 11वीं सेंचुरी उसने बनाई है यहाँ पर जो पीएसएल में, और सबसे ज्यादा 3 सेंचुरियां कामरान, 2 सेंचुरियां जो है वो शर्जील खान की है। लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम में समझ में नहीं आता, फिनिशिंग टच मुझे नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात फिनिशिंग टच की कमी की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से लाहौर कलंदर्स जीता हुआ मैच हार जाती है, जैसे पिछले मैच में 190 करके हार गई। लेकिन कल जिस तरह की बैटिंग की है फखर जमान ने, तो पहले मैच में भी उन्होंने 75 रन बनाए थे, कल भी उन्होंने शानदार इनिंग्स खेलकर, लगता यही है कि कल फखर जमान वर्सेस कराची किंग्स का जब बैटिंग कर रही थी लाहौर कलंदर्स, क्योंकि तने तना वो अपनी टीम को जो है कामयाबी की तरफ लेकर गए। अब आइंदा आने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर्स को देखना होगा। कप्तानी की अरमला आपने बात की, अभी शाहीन शाह अफरीदी को बहुत कुछ सीखना होगा। कल उन्होंने 1 ओवर कराया हफीज से, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शर्जील खान को, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ओवर ही नहीं उनसे कराया। मैच में भी उन्होंने अगरचे आखिरी ओवर दिया हारिस रऊफ को, क्या हुआ, उन्होंने 16 रन दरकार थे और उन्होंने 18 रन बना दिए। मैं समझ रहा हूं, लेकिन हारिस ने कल बड़ी तेज तरीन एक बॉल भी तो फेंकी 151 प्लस के ऊपर, दैट वाज समथिंग ग्रेट। देखिए तेज तरीन बॉल के साथ साथ विकेट या रन्स भी रोकना जरूरी है, नो डाउट। आखिरी ओवर में गुज़िश्ता मैच में 16 रन दरकार थे और हारिस रऊफ जैसा बॉलर आराम से रोक सकता था, लेकिन नहीं कर सका, एक छक्का उसने खा लिया। ठीक है मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया अपना हमारे सामने रखा। आज मुल्तान क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, मैचेस जारी हैं, आप देख रहे हैं बराह रास्त, कौम महसूस हो रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग, और अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है, और जो शायकीन वहां पे महसूस हो रहे हैं ना, वो बड़े कमाल हैं, वी हैव समथिंग टू शो। और यकीन माने बड़े, मतलब ही इज अ गुड लुकिंग गाय, सो आई बिलीव कि आने वाला वक्त इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इज अ पावर। सो जैसे आपको मोमिन का मारो मुझे
मारो याद होगा, नाउ ही इज अ सेलिब्रिटी, सो यू नेवर नो, आप कभी भी हिट हो सकते हैं। सो आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर से। हम ऐसे शुरू करेंगे कि जैसे मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, खाने भी बदल रहे हैं और खाने बदलते हैं तो फिर आपका दिल भी बदलता है। बदल ही मतलब ये वो सब। बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लेकिन कभी-कभार आप कर लेते हैं। खैर, खाना, मौसम और मिजाज, ये तीनों चीजें आपस में वेल कनेक्टेड हैं। खाना अच्छा हो, मौसम अच्छा हो तो मूड चेंज हो जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम देसी फूड आपको दिखाने वाले हैं। उसमें क्या खिलाने वाले हैं? पालक बिरयानी। पालक बिरयानी खिला रही है आज फरियाल। तो देखते हैं आज का देसी फूड। पालक बिरयानी वैसे तो हमारी शादियों की डिश है, लेकिन ये हमारा ट्रेडिशनल फूड भी है। अगर आपका दिल कर रहा है शादी के अलावा पालक बिरयानी खाने को, तो आप गुलशन रावी मनोसलवा पालक बिरयानी पर आ जाएं। यहाँ आपको गर्मा गर्म पालक बिरयानी खाने के लिए ज़रूर मिलेगी। चलिए आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और इनकी पालक बिरयानी की खास बात क्या है, जो लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर पालक बिरयानी खाने ज़रूर आते हैं। कब से खा रहे हैं आप यहाँ? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। टेस्ट कैसा लगता है आपको? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इनका स्पेशली पालक बिरयानी जो है इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, इनकी पालक बिरयानी की खास बात आपको क्या लगती है? इसमें बड़ा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है टेस्ट को। ये जैसे 2 साल पहले था, आज भी वैसे टेस्ट है। आज भी वैसे ही टेस्ट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। आप पालक बिरयानी क्यों खाते हैं? पालक बिरयानी चूँकि ये लाहौरी ट्रेडिशनल जो है ना, ये लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे घर का खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, खास बात क्या लगती है इनकी? बस ये एक डिफरेंट चीज़ है, इनका पालक गोश्त बहुत मशहूर है, तो हम लेके जाते हैं अक्सर बिरयानी, पालक बिरयानी लेके जाते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेल्जियम से आया हूँ। बेल्जियम से आए हैं। टेस्ट कैसा लगता है पालक बिरयानी का? टेस्ट तो बहुत अच्छा है, पहले भी मैंने खाया यहाँ से। अच्छा, पालक बिरयानी शौक से क्यों खाते हैं? ये इसलिए कि मैं नॉर्मल तो शादी ब्याह में होता है ये, लेकिन यहाँ मैं बेल्जियम में रहता हूँ, तो मैं यहाँ आया तो देखा वहाँ तो ऐसी टेस्ट ना है, ना पालक बिरयानी है वहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ देखा कि पालक बिरयानी है, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं। एक तो ट्रेडिशनल है हमारा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। आप कहाँ से हैं? आफजाबाद। अच्छा, तो आपको टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा टेस्ट है। क्या खास बात लगी आपको? यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा। हम 30-34 दफ़ा आए हैं लाहौर में, तो यहीं से खाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको पालक बिरयानी की खास बात क्या लगती है जो आप खाने आए यहाँ? खास बात ये नंबर 1 तो हमारे आफजाबाद में नहीं मिलती, और नंबर 2 ये टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो हमारी फैमिली है पीछे, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमने पालक बिरयानी खानी है। अभी आप पालक बिरयानी खा रही है, टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे मसाले हैं, मतलब बहुत टेस्ट है, स्पाइसी भी है, और मेरी फेवरेट का सब कुछ है इसमें। अच्छा, घर में भी आप पालक बिरयानी बनाती होंगी, पालक बनाती होंगी। घर के पालक बिरयानी में और यहाँ के पालक बिरयानी में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है कि घर वाले में इतना टेस्ट नहीं जितना इधर टेस्ट है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर मोहम्मद शफीक भट्ट। आप मुझे बताइए, आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी मैडम, ये हमें तकरीबन 25 साल हो गए ये काम करते हुए। पकवाई का जो काम करते हैं, बेसिक हमारा ये बिस्मिल्लाह पकवान है। तो ये पालक बिरयानी का काम बाद में शुरू किया हमने, इसको तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। जब से आपने पालक बिरयानी का काम स्टार्ट किया है, तो कस्टमर का रिस्पांस कैसा है? कस्टमर का अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये एक ऐसी आइटम है पालक बिरयानी ना, ये ज़्यादातर तो शादियों ही में मिलती है, जैसे तेल मेहंदी का फंक्शन हो गया, कोई वलीमे पे भी रख लेता है। हमारे पास कस्टमर का रुझान इसलिए ज़्यादा है कि हम ना फॉर एवर इसको चला रहे हैं। कितनी तरह की पालक बिरयानी बनाते हैं? 3 से 4 किस्म की पालक बनाते हैं हम। मटन पालक, चिकन पालक, बीफ पालक, कोफ्ता पालक। ज़्यादातर डिमांड किस पालक की है? डिमांड ज़्यादा मटन पालक और चिकन पालक की है, इसीलिए हम ना अपने शॉप पे भी चिकन पालक ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपकी पालक बिरयानी की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से बहुत शौक से खाने आते हैं? हमारी पालक बिरयानी की जो ख़ास बात है ना, हम पकाते हैं बड़ा अच्छी तरीके से। धुलाई इसकी बहुत अच्छी करते हैं, पकाई बहुत अच्छी करते हैं, पूरा टाइम देते हैं। चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं वो अला क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा दूध इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, जो मेन चीज़ है वो हमारे अपने तैयार करदा मसाले,
बाज़ार से रेडीमेड जो तैयार मसाले मिलते हैं वो हम नहीं इस्तेमाल करते इसमें। ये ख़ास वजह है हमारी पालक की। रेस्टोरेंट के साथ ही आपका पकवान सेंटर भी है, तो शादियों में ज़्यादातर क्या बनाते हैं? ज़्यादातर शादियों में हमारा ना वन डिश ही इस्तेमाल होती है, चिकन और मटन में। चिकन कोरमा हो गया, चिकन बिरयानी हो गई। मीठे में जब सर्दियाँ आती हैं हलवा पेठा, हलवा गाजर, नहीं तो जर्दा प्लस फिरनी भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह सेम डिशेस मटन में आ जाती हैं, मटन कोरमा, मटन बिरयानी। यही वजह है हमारे रेस्टोरेंट की कि जो शादी ब्याह का टेस्ट है हमारा वो रेस्टोरेंट पे भी वही मिलता है। गुलशन रावी के अलावा आपकी कोई और ब्रांच भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और ब्रांच है। ये रिसेंटली 1-2 साल में हमने हार रोड भी काम शुरू किया। गुलशन रावी से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें हार रोड से मिला है। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? हमारा जो गुलशन रावी का खाना है वो सुबह 11 बजे से शुरू होता है, रात 10 बजे 11 बजे तक चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सेम एज इट हार रोड वाला भी ऐसे ही है जो दूसरी ब्रांच है हमारी। नाजरीन, मेरे लिए पालक बिरयानी आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, इस पालक बिरयानी का टेस्ट सेम वैसा ही है जैसे शादियों की पालक बिरयानी का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वक्त हुआ चाहता है निकले तेरी तलाश में, और बात हो रही है प्यार का पहला पंजाब के हवाले से, जो कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की तसनीफ है। वक़ार अहमद मलिक उनके साथ हैं। देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। प्यार का पहला पंजाब बहुत ही खूबसूरत किताब जो पंजाब के हवाले से बहुत सारी मज़ामीन का अहाता करती है, शख्सियात के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, जगहों के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत किताब है और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ जो अफवाब हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ खित्तों के हवाले से, जहाँ जहाँ तारड़ साहब गए तो उन्होंने बड़ा तफसीली इस किताब में जिक्र किया। प्यार का पहला पंजाब में तारड़ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है प्यार का पहला पंजाब के हवाले से। तारड़ साहब, आपने एक चैप्टर है आपका, इसमें एक बाब है, उसका मजमून का उसका उन्वान है कि हम एक मुकद्दस शहर में दाखिल हो रहे थे, गुरु नानक साहब का ननकाना साहब। आपने इस बाब में ये भी लिखा है कि बाबा फरीद का कलाम जो है वो ग्रंथ साहब में शामिल है, और इसके अलावा आपने काफ़ी तफसील से लिखा है। मैं चाहता हूँ कि बाबा गुरु नानक साहब के हवाले से कुछ बताइए। गुरु नानक के बारे में तो हम मतलब कई प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन इन शॉर्ट अल्लामा इकबाल ने भी उनको पंजाब की तौहीद की अलामत उन्होंने करार दिया। तो बाबा जी बुनियादी तौर पे एक दरवेश थे, सूफ़ी थे और शायर थे, और वो जो कुछ कहते थे अपने अशलोक वो उनको गाते भी थे। इसीलिए भाई मर्दाना जो मौसीकार था, उसका रुबाब था, उसके साथ वो गाते थे। भाई मर्दाना मुसलमान था और वो कहा करते थे कि जब भाई मर्दाना उसके रुबाब के तार छेड़ता है तो मुझ पर ऊपर से अहकाम नाज़िल होने शुरू हो जाते हैं, ये उनका कहना था। चुनांचे बाबा जी की हयात जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी जगहों पे रिवायत है कि उन्होंने हज भी किया। बगदाद में आज भी एक जगह है जहाँ पे उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने चिल्ला काटा, वहाँ पे सिख हजरात ने बाकायदा उनकी यादगार बनाई हुई। तो ये पुराने बाबे जो थे ना, मैं हमेशा कहता था बहुत फरमदू थे, आवारागर थे, कहीं से निकलते थे कहीं, तलाश, इल्म की तलाश, लोगों से मिलना, खल्के खुदा के जो दुख हैं उनके बारे में जानना। तो किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठते थे। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो कम्युनिकेशन थी, मीडिया, वो उन दिनों यही था कि आप अपना कलाम गा के सुनाएं। इसीलिए आप देखते हैं कि बाबा नानक का तो मतलब कि भाई मर्दाना जो है था रुबाब बजाने वाला, वो परमानेंट साथी था। आप शाह बिटाई को देखें, शाह बिटाई के आप जाएं मज़ार पर तो वहाँ पे उनकी सितार भी है, उनका साज भी है, और उनका जितना कलाम है, शाह जो रसालो जो है वो मुख्तलिफ रागों पे मुश्तमिल है और कई राग उन्होंने खुद ईजाद किए। ये ना सिर्फ मज़हब, कल्चर, मौसीकी के भी जानू थे और बड़ी गहरी नज़र थी इनकी।
बाबा बुल्ले शाह के बहुत सारी काफ़ियाँ जो है मुख्तलिफ रागों पे तरतीब दी गई, और बाबा बुल्ले शाह के आप मज़ार पे जाइए, वहाँ भी आपको उनका एक वो मिलेगा, एक तारा वो वहाँ पे महफूज है उनके लिबादे के साथ जी। तो सचल सरमस्त का भी था जी। तो इनमें से बेशतर जो थे ये गाकर या पढ़कर अपना कलाम जो है खल्क़ खुदा तक पहुँचाते थे। तो बाबा नानक के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप ये देखिए कि आज भी कई सौ मुरब्बे ज़मीन जो है गुरुद्वारा जन्म स्थान जहाँ पे बाबा नानक ने जन्म लिया, वो भट्टी जो राजपूत ट्राइब था उस ज़माने का, वो कहा जाता है कि 700 मुरब्बे ज़मीन उन्होंने बाबा जी को वक्फ कर दी थी। अच्छा। और वो मुसलमान थे, और राय दुलार शायद उनका नाम था, उसकी कब्र भी है वहाँ पे सिख लोग जाते हैं, उसको बहुत मुकद्दस मानते हैं, क्योंकि इनिशियली हिंदू भी उनके थे और मुसलमान भी, लेकिन अब उसकी तफसील में हम नहीं जा सकते कि जितनी वहदानियत बाबा जी ने प्रचार की वो मेरा ख्याल किसी और शख्स ने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में नहीं की। यानी बुतों वगैरह को बिल्कुल उन्होंने खारिज कर दिया, सो मच सो कि आप उनके गुरुद्वारे देखें, वहाँ पे कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर तक नहीं, बाबा नानक की भी तस्वीर नहीं है, सिर्फ ग्रंथ साहब है जिसे वो मतलब अलूही कलाम जो है और उसको ज़िंदा मानते हैं। तो ग्रंथ साहब जो है उसमें मुख्तलिफ जो सूफ़ी शुरा थे उनका कलाम है, और उनमें बाबा जी का अपना कलाम भी है, शायद भगत कबीर का भी है, और भी शायरों का है, और हम तक जितना भी बाबा फरीद का कलाम पहुंचा है वो ना पहुंचता अगर वो ग्रंथ साहब में महफूज ना हो। यानी हमारी तमाम तर सोच जो है बाबा फरीद की पोइट्री, उठ फरीदा सुतिया सुबह नमाज गुजार, ये वो गाते हैं बाकायदा, क्योंकि ये ग्रंथ साहब में, तो वो सारा कलाम उसमें महफूज हो गया। मैं बस आखिर तक आता हूँ उसमें कि करतारपुर ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार का, गवर्नमेंट का, कि उसको उन्होंने खोल दिया है सिख यात्रियों के लिए। तो मैं पिछले ज़मानों में वहाँ पे गया था और बड़ा सिंपल सा गुरुद्वारा था, और अब ज़रा ज़्यादा वो हो गया, कमर्शियल हो गया बाहर तौर। वहाँ पे जो खूबसूरत चीज़ थी वो ये थी कि बाबा जी ने आखिरी 15-16 साल अपने वहाँ पे गुजारे, और वहाँ वो काश्तकारी भी करते थे। आज भी उन खेतों में वो सब्जियाँ पैदा करके तो लंगर उन सब्जियों से तैयार होता है। और अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ख़ास तौर पे वो ज़मीन सारी जो है उसके बाद प्लानिंग के साथ वहाँ पे वो सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली वही हैं जो बाबा जी काश्त करते थे। तो जब इनकी डेथ हुई तो ये आम रिवायत है कि हिंदुओं में और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। वो कहते थे हिंदू थे, वो कहने लगे कि मुसलमान थे, जलाना है, दफनाना है। तो कहा यह जाता है कि जब चादर उठाई गई तो वहाँ पे उनकी लाश नहीं थी और वहाँ पे कुछ फूल पड़े हुए, चुनांचे आधे फूल जो थे वो जलाए गए। वो समाधि है वहाँ पे करतारपुर में, वो बाहर है, अंदर है, और आधे फूल दफनाए गए। उनकी बाकायदा कब्र जो है करतारपुर में। तार साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई कि बाबा फरीद का कलाम हम तक न पहुंच पाता अगर वो ग्रंथ साहब का हिस्सा ना होता। और दूसरी जो बड़ी खूबसूरत बात कि सफ़र जो है वो एक कमाल एक्सपोजर देता है। और आपने कहा है कि ये जितने भी बाबे थे, ये जितने भी सूफ़ी थे, दानिशवर थे, ये तमाम लोगों का एक खासा था और बहुत ही एक लाजमी एक चीज़ थी कि वो मुसाफिर थे और सफ़र करते थे, और उस सफ़र से एक ख़ास एक्सपोजर उनको हासिल होता था। तार साहब, बाबा नानक के साथ जो मर्दाना एक किरदार के हवाले से आपने जिक्र किया है, तो इसमें किताब में आपने मज़ीद ये भी जिक्र किया है कि मर्दाना के ख़ानदान के कुछ लोग अभी भी लाहौर शहर के अंदरून में गाने बजाने से रोज़ी कमाते हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर, मेरा ख्याल है, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ मौसीकी के बारे में, ये रागी कहलाते हैं। रागी। तो जो भाई मर्दाना था वो बुनियाद था इनकी, उसके बाद उनकी औलाद हुई, उसकी बड़ी तफसील है, उनका पूरा शजरा नस्ब है। चुनांचे बाद में कोई इनका तनाज़ा हुआ, तख्त नशीनी का कह ले या गुरु, एक जो है दूसरे से अलग हो गया, तो एक जो सेक्शन था वो उनके साथ चला गया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये बाबा नानक से इनकी चली आ रही थी कंटिन्यूटी, और नानक का पूरा कलाम इनको याद था।
अच्छा। टिल रिसेंटली लाहौर में ऐसे लोग थे, अब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ 5-6 वर्ष से, जिनको पूरा ग्रंथ साहब याद था और ख़ास वो लय में पढ़ते थे, उसी लय में जिसमें भाई मर्दाना गाता था या पढ़ता था। और वहाँ से सिख जो आते थे वो बिल्कुल उनके कदमों में बैठकर वो कलाम उनका सुनते थे। और अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ख्याल ख़त्म हो रहे हैं रागी जो हैं, क्योंकि पेट्रोनाइजेशन जो है यहाँ के नहीं है। जी बिल्कुल। तार साहब, नैन सुख के बारे में बताइए। नैन सुख के हवाले से आपने किताब में लिखा है कि शहनशाह जहांगीर ने इसका ये नाम रखा नैन सुख, और बरसगीर की सबसे आला और महक आवर गुलकंद बनाते चले आ रहे थे यहाँ के जो बासी थे। तो क्या ये रवायत अब भी किसी हद तक कायम है, और इस नैन सुख के हवाले से कुछ बताइए। ये मैंने ज़ाहिर तारीख में पढ़ा है कि ये जो सगियाँ है जी, क्योंकि देखें ना कि वो कॉन्टीन्यूटी कितनी है। आज भी सगियाँ में गुलाब की फसलें, और लाहौर का 90% जो है फूल वो सगियाँ में पैदा होता है, और वहाँ पे 1-2 अब भी ख़ानदान हैं जो उससे गुलकंद तैयार करते हैं, और उनका ये कहना है कि वो मुग़लों के ज़माने से वो गुलकंद तैयार करते आए। तो डेफिनेटली, लेकिन गुलकंद का एक किस्सा आपको भी पता होगा कि नादिर शाह ने जब दिल्ली फतह किया तो उसने कहा कि लाओ यहाँ पे क्या है, इनकी सौगातें क्या हैं। तो एक हकीम साहब थे, तो गुलकंद का वो एक लाए छोटा सा मर्तबान। तो नादिर शाह ने वो खाया तो उसको मज़ेदार लगा, तो कहते कि ये क्या तुम छोटा सा गुलदान उठाया था, बड़ा मर्तबान भर के लाओ इसको, मैं खाऊंगा। और वो कहा जाता है कि वो नादिर शाह खा गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही होती है स्ट्रॉन्ग चीज़ और उसके पेट ख़राब हो जाता है। और सिंपली इसलिए कि वो एक गडरिया था ना ईरान का, वो टफ रफ था, उसको कोई एटिकेट से या मतलब है कि वो एक हाईली सिविलाइज्ड मुल्क में आया, दिल्ली जो कि था, और उसके जो आदाब थे, अतवार थे, उनसे वो तो मुफाहमत ही नहीं कर सका। आप जानते हैं कि जिस तरह उसने कत्लेआम करवाया। तो गुलकंद का एक रेफरेंस ये। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात यह है कि इस सेगमेंट में हमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों का इल्म हुआ। बाबा गुरु नानक के हवाले से, करतारपुर के हवाले से कि वहाँ पे जिस तरह सब्जियाँ काश्त करते थे, और फिर बाबा फरीद का जो कलाम है जो कि ग्रंथ साहब का हिस्सा है, और ग्रंथ साहब के हिस्से की वजह से बाबा फरीद का कलाम हम तक पहुँचा, ये तार साहब ने बताया। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मर्दाना, जो कि उनके मुसलमान साथी थे, तो मर्दाना के हवाले से, और फिर उनके कुछ लोग बहुत रिसेंट हिस्ट्री तक लाहौर में रहे, ये बहुत ही कमाल बात। और फिर तार साहब ने जिस तरह की बताया कि ये तमाम लोग जो थे, तमाम बड़े बाबे जो थे, ये मुसाफिर थे, सफ़र करते थे, और उस सफ़र से जो एक्सपोजर लेते थे। फिर हमने नैन सुख के बारे में बात की, सगिया के हवाले से बात की कि गुलकंद की जो एक रवायत है वो सदियों पुरानी है यहाँ पे, और गुलाब काश्त किए जाते थे। तो बहुत ही खूबसूरत सिलसिला जो है वो जारी है, और लाहौर के हवाले से तो बहुत सारी और भी सवाल हैं, बल्कि अगले सेगमेंट में हम अमृता प्रीतम के हवाले से सवाल करेंगे, क्योंकि गुजरांवाला की वो रहने वाली थी और सतार बजाती थी, तार साहब ने लिखा है, और उन पर एक ज़माना आशिक था। और अमृता प्रीतम के बारे में उन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़ा किरदार थी, और लाहौर में कहाँ रहती थी, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो कि उनसे तार साहब से करेंगे अगले सेगमेंट में। प्यार का पहला पंजाब की इस किताब पर जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। और वक्त हुआ चाहता है एक और एक्सप्रेसो हीरो से आपको मिलवाने का, और वंस अगेन अनदर डॉटर ऑफ पाकिस्तान, हमारे मुल्क की एक और बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी होनहार पाकिस्तानी खातून है जिनका काम चीन में होने वाली नवी बीजिंग इंटरनेशनल बिनाले आर्ट में मुंतखब हुआ है, और ये जो 2022 की एग्जीबिशन है इसके अंदर मुंतखब हुआ है। चीन की आर्टिस्ट एसोसिएशन ने दुनिया के तमाम फनकारों को सरमाई ओलंपिक्स के हवाले से अपना काम पेश करने की दावत दी है, और इसमें 117 ममालिक ने और इनके फनकारों ने अपना काम पेश किया है। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फेम आर्टिस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं सानिया आरिफ, उन्होंने अपना फनपारा यहाँ पे भिजवाया था, और आर्ट एसोसिएशन चाइना ने सानिया आरिफ के इस फनपारे को बिनाले इस कंपटीशन के लिए मुंतखब किया है। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, और चीन के नॉन स्पोर्ट्स स्टेडियम में इनके फ़न की नुमाइश भी की जाएगी, एंड शी इज़ डूइंग एक्चुअली ग्रेट। इनका ताल्लुक कहाँ से? बिल्कुल कराची से है। थोड़ा सा हम सानिया के हवाले से भी आपको बता दें, 2006 में कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और मिनिएचर पेंटिंग में मास्टर्स किया। दौरान तालीम उन्होंने अपनी जो सिनफी मसावात के बारे में एक वर्कशॉप में शिरकत
शिरकत की और यूनेस्को से अवार्ड भी हासिल किया। उसके बाद उन्हें बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से बरतानी सफीर से पहला इनाम भी मिला। वो 20 कंट्रीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, जबकि ताइवान में 2019 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक नुमाइश हुई जिसमें उन्हें गैलरी अवार्ड मिला। और मजीद उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं और इस जो कंपटीशन या इस एग्जीबिशन के लिए वो कितने एक्साइटेड हैं, इनसे हम बात करते हैं। सानिया आरिफ हमारे साथ हैं। सानिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी इतनी सारी अचीवमेंट के लिए, और जो रिसेंटली अचीवमेंट है उसके लिए तो हम आपको डबल मुबारकबाद पेश करेंगे। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। सानिया, सबसे पहले तो अपने इस थोड़ा सा हमने जितना बैकग्राउंड आपका हमें पता था हमने शेयर किया, हम ज़रूर चाहेंगे कि अपने आर्ट के हवाले से आप हमारे देखने वालों को ज़रूर बताएं। ज़रूर। बेसिकली मैं मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर काम करती हूँ, लेकिन जिस तरह से हम इंटरनेशनली कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो उन लोगों का कोई थीम वर्क होता है। वो लोग कोई ना कोई हमें थीम देते हैं और उस पर हम लोगों को कोई ना कोई अपनी पेंटिंग को बनाना होता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए हम इस मरहले से गुजरते हुए फिर हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि हमारी सिलेक्शन होती है। तो अभी हम लोगों का जो करंट एग्जीबिशन चल रही है 2022 जनवरी की, उसके अंदर उन लोगों की थीम थी कि विंटर ओलंपिक्स को वो लोग डेडिकेट कर रहे थे और तमाम आर्टिस्ट, पूरी दुनिया से तमाम आर्टिस्ट को ये कहा गया था कि हमें एथलीट्स को मोटिवेट करना है, क्योंकि उनका मोरल डाउन हुआ था कोविड की सिचुएशन की वजह से। इवन अभी भी ये सिचुएशन है, तो बहुत सारे एथलीट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डाउन थे। तो हमें उनका मोरल अप करना था और उस लिहाज पे हम लोगों को उनको ये दिखाना था होप ऑफ लाइट, होप ऑफ लाइफ। इस थीम के ऊपर हम लोगों को काम करना था। तो पूरी दुनिया से तकरीबन 6000 के करीब इसमें एंट्रीज गई हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 400 डिस्प्ले होंगी। और एंट्रीज में पाकिस्तान से 2 आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक मैं हूँ। That's great। तो ये जो होप ऑफ लाइफ और होप ऑफ लाइट जिसकी आप बात कर रही हैं, इसमें फिर क्या आपने पोर्ट्रे किया, इसको कैसे आपने उस पेंटिंग के जरिए क्या मैसेज देने की कैसे कोशिश की, थोड़ा सा एलेबोरेट करें, खासतौर पे उनके लिए जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो आपको देख रहे हैं। मैंने जो पेंटिंग बनाई तो मैंने पूरी हिस्ट्री इसके अंदर थोड़ी सी बनाई है। लाइक के ओलंपिक्स की जब स्टार्टिंग हुई है तो रोम बिल्डिंग्स और एंटिक्स बिल्डिंग, यहाँ पे ओलंपिक्स होते थे, तो मेरे बैकग्राउंड के अंदर बेसिकली उन्हीं बिल्डिंग्स को मैंने बनाया। और फ्रंट के ऊपर जो मेरा सामने जो बिल्कुल मोनूमेंट बनाया गया है वो बीजिंग में इस वक्त जो उनका अपना टेम्पल है, अच्छा। जिसको वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब, तो उस फ्रंट के ऊपर क्योंकि बीजिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है, बीजिंग के अंदर ये सारी ओलंपिक्स की सेरेमनी होगी, तो थोड़ा सा मैंने उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए बीजिंग को भी उसमें लिया। साथ में मैंने एथलीट्स बनाए हैं फ्रंट के ऊपर जो थोड़े से सैड है, लेकिन एक आपको ऊपर एक फ्लाई करते हुए एक बर्ड नज़र आएगा, जो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है कि उन लोगों की ये होप की एक चिड़िया है। उस चिड़िया को ये लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण समझते हैं। तो मैंने उस चिड़िया को टॉप पे बनाया और थोड़ा सा उस इवन के इसमें 5 ट्रीज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ओलंपिक्स के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो और अगर हम ये क्योंकि बिल्कुल मिनिएचर है और बहुत बड़े स्केल पर है, तो इसमें जो ट्री बने गए हैं उनके फ्रंट के ऊपर जो मैंने ब्लॉसम फ्लावर बनाए वो 5 डिफरेंट कलर से बनाए। वो भी 5 आप अभी बात करिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुख्तलिफ आइडियाज आपके जहन में घूम रहे हैं, ऐसे लग रहा है कुछ नया आपके माइंड में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। सही सानिया, चूंकि मिनिएचर अपनी एक्सप्लेन कर रही थी। अच्छा, मिनिएचर आर्ट एक बड़ी डिफरेंट और एक बड़ी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, आई बिलीव। और दुनिया भर में जैसे हम कैनवस पे मुख्तलिफ तरह के रंगों को देखते हैं, मिनिएचर आर्ट के हवाले से पहले हमने देखा था दुनिया भर में बहुत ज़्यादा काम होता था, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान में मिनिएचर आर्ट को लेकर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या लगता है, आप जैसे और कितने आर्टिस्ट हैं जो मिनिएचर आर्ट इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान में और उसकी जो दुनिया भर में रिकग्निशन है वो मज़ीद हो रही है, इस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल सही है कि मिनिएचर को इतना ज़्यादा नहीं मतलब देखा जाता था, इवन के आर्टिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर के ऊपर ज़्यादातर हमारे आर्टिस्टों ने काम किया है। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है और डेफिनेटली कि हमारे कुछ सीनियर भी हैं और वो काफ़ी अच्छे मतलब कि उनकी मिनिएचर जो है वो मुल्क से बाहर जाते हैं और वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान कुरैशी हैं उसमें हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो मिनिएचर पे काम कर रहे हैं और शादिया सिकंदर हैं, तो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जो मिनिएचर पे इस वक्त काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान का नाम उन लोगों ने आगे लेके चले और उसके बाद फिर हम लोग आगे उनके साथ आ रहे हैं।
ठीक हो। अच्छा सानिया, मुख्तलिफ आर्टिस्ट जहाँ पे एक जानिब उनको रिकग्निशन अपने आर्ट की चाहिए होती है, वहीं पे उनके लिए जो अपने माली मामलात हैं उनको चलाना भी बड़ा ज़रूरी होता है और अक्सर आर्टिस्ट इस हवाले से चैलेंज का शिकार रहते हैं, चैलेंजेस का शिकार रहते हैं। क्या आपकी भी ऐसी कोई मुश्किलात हैं या आपके काम को सतह तक पाकिस्तान के अंदर एक्नॉलेज किया जा रहा है जैसे होना चाहिए? इस हवाले से भी आप कुछ बताना चाहें? नहीं, मैं इस चीज़ में कहूँगी कि डेफिनेटली आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से गुजरते हैं कि हम लोगों को वो प्रमोशन नहीं मिलती है जो हमें मिलनी चाहिए। मैंने कोशिश की है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चल रहा था कि पाकिस्तान में मैं जहाँ पे भी डिस्प्ले या कुछ करना चाहती हूँ तो उतना अच्छा मुझे फीडबैक नहीं मिलता जितना मुझे इंटरनेशनली फीडबैक मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे मैं जहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया तो नेशनल म्यूजियम तक मैं वहाँ गई हूँ, इवन के ताइवान में मैं वर्ल्ड एक्सपो। सानिया, ये अच्छा फीडबैक आपको हुकूमत पाकिस्तान या मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिलता जहाँ पे आप करती हैं, या आवाम की तरफ से नहीं मिलता? बोथ, दोनों की तरफ से, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं अपने हाई ऑफिशियल्स तक कांटेक्ट करने की, तो हमें नहीं मालूम कि हम उनको तक किस तरह से बताएं। जैसे अभी हमारा ये करंट सिचुएशन है कि बीजिंग में जो ओलंपिक्स में हमारी पेंटिंग डिस्प्ले हो रही है, नोबडी नो, किसी को भी नहीं पता, नो अथॉरिटीज नो। तो इसलिए बड़ा अजीब सा फील होता है। इवन के हमारे एथलीट्स एक हैं गिलगित से जो जा रहे हैं, उनके बारे में मतलब सिर्फ एक है वो एथलीट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो डेफिनेटली आर्ट फील्ड भी जो है वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट होता है उसका भी, कि आप आर्ट को भी थोड़ा सा आप लोग। तो आप बहुत सारे अथॉरिटीज से बराह रास्त बात नहीं कर सकती जिनके बारे में आप कह रही हैं कि बीजिंग में इतनी बड़ी सरमाई ओलंपिक्स के लिए आपकी पेंटिंग को, आपके आर्ट पीस को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन हमारी किसी अथॉरिटी को नहीं पता। ये बहुत अफसोसनाक है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है उन अथॉरिटीज का। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म से उनसे क्या कहना चाहेंगी, वो क्या करें जिससे आपका आर्ट भी बेहतर हो सकता है, मुल्क का नाम मजीद रोशन हो सकता है, आप जैसे मजीद आर्टिस्ट बेहतर रिकग्निशन मिल सकती है? बिल्कुल, मैं सिर्फ एक मैसेज ये है कि बीजिंग में जब ये एग्जीबिशन नेशनल म्यूजियम में ओपनिंग हो चुकी है और वहाँ पे हमारे तमाम एम्बेसडर गए थे, जितने भी बीजिंग के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी और सब है। इवन लास्ट ईयर मैं उनसे मिली भी हूँ बीजिंग के अंदर, और वो सेरेमनी को मैंने अटेंड भी किया था। मैंने उन लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे, तो आप जस्ट हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें सिर्फ इन्फॉर्म किया करें कि पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट आ रहा है। और एक ही आर्टिस्ट होता है या बहुत तो बहुत 2 आर्टिस्ट आते हैं, इससे ज़्यादा तो बहुत बड़ी हमारी बिरादरी भी नहीं है जो आप लोगों को नाम बताने में कोई डिफ़िकल्टीज आ जाए। लेकिन इवन कि इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे हैं, तो मैंने बीजिंग में भी हमारे जो एम्बेसी है उन्हें इन्फॉर्म किया था कि आप लोग के पास जब ये लेटर आए तो आप जस्ट उन्हें इन्फॉर्म कीजिएगा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। और वो ज़रा एक बहुत लेग पॉइंट होता है कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप लोग तक मैसेज पहुंचा सकें, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचा पाते, तो वो फिर थोड़ा सा हमारी टफ हो जाता है कि जो एक हिडन टैलेंट होता है, जो एक अच्छी आपकी मतलब इस तरह से आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, और बेसिकली मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पाकिस्तान को, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा होता है कि ना तो आपको पब्लिक वो करती है और ना। ठीक हो गया सानिया, हम ज़रूर आप जैसे आर्टिस्ट को और आप जैसे आर्टिस्ट के काम को प्रमोट करना चाहते हैं और करते भी हैं, और हमने आज कोशिश की है। और जो आपका मैसेज है आई होप कि ये अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, जितने भी एम्बेसडर से आपने रब्ता किया है, जहाँ भी आप कोशिश कर रही हैं, अल्लाह करे कि आप उसमें कामयाब हो। ऑब्वियसली आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी रिकग्निशन क्या हो सकती है कि उसका काम सराहा जाए और उसके अपने मुल्क के लोग उसका काम ओन करें। ये बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि आप जैसे आर्टिस्ट को अपनी बात अपने आर्ट के जरिए नहीं करनी पड़ती। और मेरा वहाँ पे ये जो मिनिएचर आर्ट और ये जो बता रही हैं, ये इन जगहों पे जाने का चीन में इत्तेफाक हुआ और देखने का इत्तेफाक हुआ है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आर्टिस्ट की और कितना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। इसी वजह से शायद वो कौमें आगे हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है हमारी एम्बेसी का चीन के अंदर, जो कि आपको जिसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया या आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने इस पर वैसे एक्शन भी लिया था, मुख्तलिफ सफरा के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या मकामी पाकिस्तानी का ताउन करें। सानिया, थैंक यू वेरी मच। इन दी एंड, इन लास्ट 20 सेकंड्स, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, आप ज़रूर कुछ कहिए और फिर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर। बस मैं अपनी नई यूथ का और कमिंग जनरेशन जितनी भी इस फील्ड में आ रहे हैं, तो लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस फील्ड में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और आपने बिल्कुल भी अपना मोराल डाउन नहीं करना है।
और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम हमारी लक होती है कि हम पहले ही दिन कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को अपनी पोजीशन पे रखें, एक कंसिस्टेंट रहना है, आप लोगों को कामयाबी इंशाल्लाह। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सानिया आरिफ, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जीबिशन। अल्लाह करे कि आपको रिकग्निशन जो आप डिजर्व करती हैं। सानिया आरिफ हमारे साथ मौजूद थी, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करते हैं कुछ समाजी और फलाही कामों की। मुल्क में ऐसे लातादाद इदारे हैं जो कि फलाही काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी तंजीम के बानी मौजूद हैं जो हर साल मॉल ऑफ स्माइल्स के नाम से एक बाज़ार लगाते हैं। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद और फ्री बाज़ार है। इसमें नन्हे फूल एक मुस्कुराहट के बदले अपनी पसंदीदगी, अपनी जो पसंद होती है उनको चीज़ें, वो तमाम अशिया ख़रीद सकते हैं। और कहा जाए कि ऐसा बाज़ार है जहाँ पर आपको तारे ज़मीन पर दिखाई देते हैं और मुस्कुराहटें दिखाई देती हैं, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज़ कराची में ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स का इनेकाद हुआ। इसमें कितने बच्चों ने शिरकत की और कितने बच्चों ने अपनी स्माइल के बदले जो चीज़ें हैं वो हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं सीरत अब्बास ज़ैदी जो कि जनरल सेक्रेटरी है क्योर पाकिस्तान की। उनको हम खुशामदीद देंगे। बहुत शुक्रिया सीरत अब्बास, आपने इस हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम इस फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहेंगे, क्योर फाउंडेशन के हवाले से, और ये जो ग्रैंड स्माइल बाजार था इसके हवाले से। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स जो है वो 2015 में स्टैब्लिश हुआ और इसको हम लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया से इसको बनाया। और हमारा जो इदारा है क्योर पाकिस्तान वेलफेयर, ये 2015 से ही काम कर रहा है। इस बाजार में जो बनाने का जो मकसद था वो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड तबका है, जो ऑर्फन्स हैं, जो जिनका एक्सपोजर ख़त्म हो जाता है अपने यतीमी की एक ज़िंदगी गुजारते हुए, तो हम चाहते थे कि पाकिस्तान में जो ये यतीम तबका है उनको किसी तरह माशरे का हिस्सा बनाया जाए, उनको उस एक ख़ास जो है वो जगह से निकाल के ला के पब्लिक फोरम पर लाया जाए ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो और उनको एक सही काउंसलिंग के ज़रिए जो है वो मुफ्त चीज़ें दी जाए ताकि उनके करियर में भी आसानी हो। तो 2015 में ये ख्याल मुझे ऑस्ट्रेलिया से आया और इसका मशवरा मैंने अपने साथ कुछ नौजवानों के साथ किया और फिर पाकिस्तान में इसकी जो है वो तश्कील दी टीम्स, और ऑन ग्राउंड हमारे पास माशाल्लाह से बहुत सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और ये माशाल्लाह से 6वां साल था। जी माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो सीरत, आप काम कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म है आपकी तंजीम का? हम लोग जो हमने जैसे मैंने आपसे भी जिक्र किया, हमारा जो काम स्टार्ट हुआ वो बेसिकली ऑर्फन्स के लिए स्टार्ट हुआ। तो हमारी तंजीम जो है वो बेसिकली ऑर्फन्स के जो एजुकेशन और मेडिकल, ये दो ऐसे खास एक्सपेंडिचर हैं जो किसी भी सिंगल मदर के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ बन सकते हैं। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान में ये दो वाहिद चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महंगी होती हैं और किसी भी सफ़ेद पोश घराने के लिए ये बहुत मुश्किल उनकी रसाई होती है, अच्छी एजुकेशन और अच्छा इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में। तो हमने सोचा कि इस तरह से एक बाजार जो हम, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पे हम हर साल 500 बच्चे रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे उन बच्चों को लेके आते हैं और वहीं पे हमारे पास ऑन बोर्ड मुख्तलिफ स्कूल इंतजामिया के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मेडिकल के हवाले से जो हैं एसोसिएशंस हैं, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, वो आते हैं और वहीं से बच्चे हम लोग उनके पास स्पॉन्सर करते हैं ताकि हम उनको इदारों के अंदर प्लेस कर सकें। तो ये हमारा तरीक़ेकार है काम करने का और इसको जो सरअंजाम जो हमारी ऑन ग्राउंड टीम दे रही है वो यूनिवर्सिटी के तालिबात हैं जो इसको कंडक्ट करते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, मॉल ऑफ ऑब्वियसली ये बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है और जिस तरह से हम जाते हैं बच्चों की, अक्सर जैसे आपने कहा उन बच्चों को केटर करते हैं जिनकी रसाई नहीं होती बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये जो ग्रैंड बाजार हर साल आपने कहा कि 500 बच्चे आप लोग रजिस्टर करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं, उनकी करियर बिल्डिंग के हवाले से भी आप लोग कोई काम करते हैं फ्यूचर में, एजुकेशन और तालीम को लेने के तालीम के हवाले से के साथ साथ जो अगर हम करियर बिल्डिंग के हवाले से बात करें तो? जी, हमारा एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैकेज है एजुकेशन के हवाले से जो हम इन बच्चों को इस मॉल ऑफ स्माइल्स के साथ देते हैं। हमारे कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं जो इस वक्त आईटी फील्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने इस साल जो एडिशन किया है इस मॉल ऑफ स्माइल्स में वो ये किया है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो तकरीबन 500 के करीब बच्चे होते हैं जो मुख्तलिफ यतीम खानों से हम सिलेक्ट करके लेके आते हैं। अब इसमें हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं उनसे हमारा जो एक
अंडरस्टैंडिंग, जो पार्टनरशिप हमारी कायम हुई है, वो ये हुई है कि हम उन बच्चों को मेरिट लिस्ट पे, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आईटी फील्ड के अंदर काम करने के लिए, हम उनको उनका इंटरव्यू करके उन इंस्टीट्यूट में भेजें जो जहां से हमारी पार्टनरशिप्स हुई है। वो उनको ऐप डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो पूरी लिटरेसी देंगे। 2 से 3 साल जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स है, और वहां पे उनको ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम सिखाया जाएगा। दरअसल मेरा मानना यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत कमजोर होती है, और वो एज के उस हिस्से में होते हैं जहां पे अगर उनको आप सीधा क्लास 8 स्टैंडर्ड 8 में 9th स्टैंडर्ड में डाल दें तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। लेकिन हम कम से कम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि उन्हें जिंदगी में एक ऐसा इज्जत वाला एक हुनर सिखा दें ताकि वो अपना रोजगार इज्जत के साथ कमा सके। और मेरा ख्वाब यही है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से फ्लरिश कर रही है ओवरसीज कंट्रीज के अंदर, मैं आने वाले वक्तों में ये ख्वाब देखता हूं कि इस मॉल ऑफ स्माइल्स के थ्रू जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं, हम उनको आईटी फील्ड में इतना बेहतर कर लें ताकि वो फ्रीलांस के ऊपर बाहर कंपनीज की एप्स बना रहे हो और डॉलर्स में अर्न कर मार्केट के अंदर compete कर सकें जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड में। बिल्कुल इम्प्रेसिव सीरत। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये एक तंजीम, या मैं तो इस हद तक भी कहता हूं कि शायद हुकूमत के करने का भी काम नहीं है। एक्चुअली वी नीड दिस कल्चर टू ब्रिंग इन आवर सोसाइटी, जिसके जरिए लोग आईटी की एजुकेशन की जानिब जाएं, या स्किल्ड जो कहना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स हो हमारे पास। तो ये कल्चर नहीं बन पा रहा हमारे यहाँ। एक तकसीम है, और करियर के हवाले से या फ्यूचर के हवाले से कोई गाइडलाइन भी नहीं है। इवन हमने भी जब ग्रेजुएशन किया तो हमें नहीं पता था हमने क्या करना है, हमारे जहन में नहीं था कि किस फील्ड की तरफ जाएं। तो इस कल्चर को लाने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंस आप ग्रॉस रूट के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो इस कल्चर को कैसे लाएं? इसके लिए क्या आइडियाज हैं आपके पास? इसका सबसे बेहतरीन आइडिया जो मेरी नजर में है वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन बोर्ड है वो अपने कोर्स जो आउटलाइंस होती हैं मुख्तलिफ ग्रेड्स की, उसके साथ साथ हमारा बोर्ड ये मेक श्योर करे कि बच्चों को उनके साथ एक ट्रेड जरूर सिखाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि हम कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता। पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको सिर्फ इंजीनियर बनना है। इसकी वजह से बच्चे पे इतना प्रेशर होता है कि जो उसका डायरेक्शन है वो उससे वो हट जाता है। और बहुत सा बच्चा ऐसा है, तकरीबन कोई 5 करोड़ बच्चा ऐसा है जो अब तक स्कूल नहीं गया। तो उन बच्चों का क्या कर सकते हैं हम, उसके ऊपर हमें सोचना है। तो कुछ एजुकेटेड जो लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आएं और ऐसे ट्रेड कोर्सेज, ऐसे आरटीओ रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस खोलें जो एफिलिएटेड हों मुख्तलिफ ट्रेड्स के अंदर। और इसकी बहुत सी मांग ओवरसीज कंट्रीज में भी है। तो मैं चाहता हूं कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को एक ट्रेड भी सिखाई जाए ताकि ये चीज मल्टीप्लाई हो और बच्चों को अपने कमाने का जरिया आए। और ये तभी मुमकिन है जब कलेक्टिवली कम्युनिटी के साथ, एक आपके साथ मिलकर कम्युनिटी अगर काम करे तभी पॉसिबल हो सकता है। जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सीरत, बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपका जो मैकेनिज्म है आप क्लेम का, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। और आप लोग जितने बच्चों के लिए हेल्प करें, अल्लाह करे कि आप मजीद, अल्लाह आपको तौफीक दे और आप मजीद बच्चों को गेटर कर सकें। और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको दुनिया भर में, जिस तरह से इमरान ने भी कहा, कल्चर बनाया जाना बड़ी चाहिए कि बच्चों को तालीम के साथ कुछ ना कुछ करने को सिखाया जाए। 5 करोड़ बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे। मुझे लगता है मैं पहली स्पीच कर रहा हूँ इमरान खान साहब की, उन्होंने भी कहा था, लेकिन इन 4 सालों में उन बच्चों के लिए हुआ क्या? स्किल एजुकेशन के लिए नहीं है। हुनर सिखाएं बच्चों को ताकि मजदूरी ना करें, कुछ कर लें अपने लिए, कुछ बड़ा कर लें। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बताएंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सदाबहार धुनें तख्लीक करने वाले लेजेंड मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को अपने मदाहों से बिछड़े आज 28 बरस बीत गए। अगर जोकोविच खेलते तो क्या तब भी इसका नतीजा यही निकलता? उन्होंने ट्वीट भी किया और मुबारकबाद भी दी। तो इस हवाले से ट्वीट कम और टॉन्ट ज्यादा लग रहा था, मुझे पता नहीं, इट वाज माय फील और समथिंग, तो ऐसा लगता है। खैर जी, कांग्रेट्स टू ऑल द नडाल फैंस एंड ऑब्वियसली राफेल नडाल को तो है जिन्होंने जबरदस्त एक रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। टेनिस वर्ल्ड के अंदर पीएसएल जारी है, जबरदस्त मुकाबले पीएसएल के भी हैं और उसके साथ साथ कोविड भी जारी है, दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। तो आप जरा ध्यान रखें, मैच भी देखें। अगर आप जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर तो एहतियात के साथ जाएं। कल बड़ा अच्छा क्राउड था, आई अप्रिशिएट। कराची कल आया हुआ था, निकला हुआ था कराची, निकले लेकिन एहतियात से निकले। एहतियात से निकले, ये जरूरी है। और दूसरा ये कि जिस भी टीम को सपोर्ट करें, सोशल मीडिया के ऊपर जरा थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ में रहना मैच है, कोई ऐसे हौसला करे। बाज़ औक़ात हम जरा ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं ना, तो ज्यादा जज्बाती नहीं होना, सियासत में भी और खेल में भी और कहीं पे। चलिए, इनका सियासी वैन शुरू होगा। इससे पहले कि ये ज्यादा आगे जाए, हम आपसे इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।